हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और आपके टोटल में 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं यह भी जरूर बताइएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2011 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के पारावूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। 2004 के आम चुनाव में पूरे देश में पहली बार सभी चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया। ईवीएम की मदद से चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह आयरन होता है। पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से आयरन और निकिल पाया जाता है। इसे इसलिए आयरन और निकिल कोर कहा जाता है। बाहरी कोर तरल रूप में होती है जबकि आंतरिक कोर जो होती है ठोस होती है। अभी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देश जो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला कागजी मुद्रा नोट किस वर्ष जारी किया गया था। भारत का पहला कागजी मुद्रा नोट किस वर्ष जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1861 में। 1861 में भारत का पहला कागजी मुद्रा नोट जारी किया गया था। भारत में पहला कागजी मुद्रा नोट 1861 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह नोट 100 रुपए का था और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था। 1917 में पहली बार 1 रुपए का नोट जारी किया गया था। अभी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वे 1887 में मद्रास अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे एवो ह्यूम थे। यह भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। अटल सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में स्थित है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के देश से डीपीएसपी लिया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यह संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। ये तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। एनएसओ जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पीएसआई जैसे आर्थिक संकेतकों का डेटा संकलित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है। भारत में संविधान की 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है। तो भारत का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था और इसे जो कहा जाता है वो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था। इस संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता शब्द जोड़े गए। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का अधिक शक्तिशाली बनाया गया इस संविधान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत में किस स्थान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खजियार, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में स्थित खजियार को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 1992 में स्विट्जरलैंड के राजदूत ने इसे यह उपनाम दिया था। यह हरियाली से भरा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो स्विट्जरलैंड जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर साइक्लोन कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नाम होते हैं। अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत में हरिकेन कहा जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून कहा जाता है। भारतीय महासागर और दक्षिणी प्रशांत को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आए प्रमुख साइक्लोन जो है फानी, जो कि 2019 में आया था, अम्फान 2020 में आया था, और तोकते या 2021 में आया था। इन सभी का नाम भी याद रखिएगा, तो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपसे पूछा है, अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है? अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखे हैं जिनमें अकबर के शासन और प्रशासन का विस्तृत विवरण है। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया और इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इस परत में तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह परत 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है और इसमें उल्काओं का चलना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39D। अनुच्छेद 39D भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों में शामिल है। यह कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह न्यायिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन सरकार को नीतियां बनाते समय इसे ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान का पिता किसे कहा जाता है? संविधान सभा में संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्र न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। यह अध्यादेश किसी भी संसद द्वारा पारित कानून के समान प्रभावी होता है, लेकिन इसे अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया आवश्यक है। यह शक्ति संविधान की कार्यकारी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह सौर मंडल का ज्वालामुखी रूप से सबसे सक्रिय ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयो, जुपिटर का उपग्रह है। आयो बृहस्पति का एक उपग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है। इसकी सतह पर 400 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी सतह पर सल्फर के बादल और लावा बहते रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है। मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर जीवित संत कहा जाता है क्योंकि यह इस्लामी जीवन शैली और कठोर अनुशासन का पालन करता था। इन्होंने मुगल समाज का सबसे अधिक विस्तार किया, लेकिन धार्मिक नीतियों के कारण इनका शासन विवादास्पद भी रहा है। इन्होंने कलात्मक गतिविधियों का प्रतिबंध लगा दिया और शास्त्रीय संगीतकारों पर भी कठोर नियम लागू किए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश सरकार का भारत पर नियंत्रण स्थापित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। पहले गवर्नर जनरल जो बने वो वॉरेन हेस्टिंग थे। यह भारत में ब्रिटिश शासन के विधायी और प्रशासनिक ढांचे का नींव रखने वाला कानून था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क
किन 4 शहरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत का सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में शुरू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। धान के सैकड़ों प्रकार उगाए जाते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। राज्य में नदी, घाटी और उपजाऊ भूमि धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला है? भारत में सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। भीमबेटका की गुफाओं में भारत के सबसे पुराने जीवाश्मों के प्रमाण मिले हैं जो लगभग 550 मिलियन वर्ष पुराने हैं। यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। या प्राचीन चित्रकला और मानव सभ्यता के शुरुआती प्रमाण भी मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है। वह भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों के विकास को योगदान दिया है। इन्होंने इसरो और डीआरडीओ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ और 1949 में। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था। पहले यह एक निजी बैंक था लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे सरकार के नियंत्रण में लाया गया। आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियंत्रण और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग नन क्लासेस। इन सभी वीडियो का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहां से और भी वीडियो है वहां वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग नन क्लासेस।